हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैं मार्कर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 में है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स को देखेंगे, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस को देखेंगे, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस फ्रॉम कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस को देखेंगे। इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो कि SDLC है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का। इसमें बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल, बहुत सारे और भी मॉडल है, रैड है, एजाइल है, बहुत सारे है ना। लेकिन हम लोग के जो सिलेबस में है वो एक और इतने ही है। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 1 का ये हमारा वो रहा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे चैप्टर नंबर 1 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में है। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अगर डिफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, बेसिकली इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है। एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन को हम लोग जो बनाते हैं, किसी भी हम लोग सॉफ्टवेयर को जो बनाते हैं, तो एक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का अगर हम लोग यूज़ करें, जैसे पहले डिज़ाइन, फिर डिप्लॉयमेंट, फिर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए उसी को ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है किस चीज़ का, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का। क्या चीज़, टू द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, किस चीज़ का, सॉफ्टवेयर सिस्टम का। इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पर्पस के बारे में बात करें, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड ये स्टडी लाइक सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमारा पर्पस है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ताकि हम लोग एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को, रिलायबल सॉफ्टवेयर, मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकें, ताकि जो कि कस्टमर यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को वो मीट कर सके विद इन टाइम एंड बजट कॉन्स्टेंट। ये जो टर्म है ना, टाइम बजट कॉन्स्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इस टर्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट इसी दो वर्ड के ऊपर आधारित है या बेस्ड है। मैं अगर कहना चाहूँ तो एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेवलपर है और यहाँ पे क्या है, यूज़र या कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर आया, कस्टमर और डेवलपर के बीच में बात हुई कि कस्टमर ने बोला मुझे इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना, आपने बोला डन। दोनों के बीच में बात हुई और ये कंक्लूजन निकला कि ठीक है, आपका 1 मंथ में ये बन जाएगा, 1 से 2 मंथ में आपका ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा, 1 से 2 लाख में आपका ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा। कस्टमर अपने चला गया घर और डेवलपर चला गया अपने ऑफिस। डेवलपर ऑफिस आया, टीम बैठाया और काम करना शुरू हो गया। जब उस प्रोजेक्ट पे काम करने बैठे तो 1 मंथ गुजर गया, 2 मंथ गुजर गया, अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 मंथ गुजर गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 4 मंथ गुजर गया, 5 मंथ गुजर गया। अब देखा जा रहा है कि 6 मंथ में जाके मेरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ है। अब आप बताएं 6 मंथ में जाकर के मेरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ है तो जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग भी बेसिक है कि बढ़ गया होगा। तो जब ये सॉफ्टवेयर दिया गया कस्टमर को बुलाया गया तो कस्टमर ने बोला ठीक है डन, ये लो 2 लाख रुपया पेमेंट, है ना। तो और जब क्या बोलते हैं, डेवलपर ने बोला नहीं सर, बात ऐसी है कि ये जो सॉफ्टवेयर का जो टाइमिंग था, ड्यूरेशन वो बढ़ गया है ना, और इसका जो कॉस्टिंग बढ़ गया। तो फिर कस्टमर और डेवलपर के बीच में क्या हो गई, बाताबाती हो गई। यानी कस्टमर बोलने लगा कि सर बात तो हम लोग को हुई थी 1 से 2 लाख में, और बात तो ये थी कि 1 से 2 मंथ में आप दे देंगे, आपने 6 मंथ लगा दिया और आप कॉस्टिंग भी ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये सब क्या है, देखो एक प्रॉब्लम है। देखो सॉफ्टवेयर बनाने में दिक्कत नहीं हुई, सॉफ्टवेयर तो बन ही गया, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या हुआ, एक सिस्टमेटिक अप्रोच में नहीं बन पाया, जिस कारण टाइम और बजट कॉन्स्टेंट क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, है ना। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना ज़रूरी है ताकि जब हम लोग कस्टमर के साथ बैठें तो हम लोग किस अप्रोच से उससे बात करें, किस अप्रोच से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाएं, किस अप्रोच से हम लोग टाइम बजट कॉन्स्टेंट को डिसाइड करें। इस सब का सब थ्योरी कंसेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस आपने अभी देख लिया। सॉफ्टवेयर बनाना हमारा आसान है, सॉफ्टवेयर कोडिंग करना आसान है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि किस फेजेस को कहाँ पे रखें, किस फेजेस को किसके बाद रखें, क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ना, और कस्टमर भी नहीं सर मुझे इसमें ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, याद हो गया, अरे सर ये हटा दो। देखो बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, बार बार कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, और कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है अपने इससे, है ना।
तो ये सब प्रॉब्लम्स है, इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस है, ताकि हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को इफेक्टिव एफिशिएंसी मैनर में उसको बना सकें। सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू प्रोग्रामेबल डॉक्यूमेंटेशन। देखें सॉफ्टवेयर को क्यों कहा जाता है प्रोग्रामेबल डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामेबल डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है इसलिए क्योंकि देखो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं प्रोग्राम क्या होता है क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे लैंग्वेज पढ़े हैं, तो हर लैंग्वेज में प्रोग्राम का डिफिनेशन पढ़ाया ही जाता है। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे न्यू टर्म आ गया। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, यूजर मैनुअल विच इंक्लूड इंस्टॉलेशन गाइड एंड अदर मैनुअल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक कोई भी अप्लायंस आया, टीवी आया, टीवी क्या है, फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ प्रोग्राम लिखे होंगे जिस कारण वो चल पा रहा होगा, लेकिन उसके अंदर 5 से 6 पेज का एक नोटबुक रहता होगा जिसमें यूज़र मैनुअल उसको हम लोग कहते हैं, और उसमें क्या होगा, इंस्टॉलेशन गाइड होगा कि आपको किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है, उसमें जितने भी फंक्शन उसको किस तरीके से यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर टीवी के बारे में बात करें तो टीवी में उसमें ऑप्शन आएगा कि ये बटन को क्लिक कीजिएगा तो ऐसे होगा, इस वाले फंक्शन पे जाइएगा तो ऐसे होगा, होम पे जाइएगा तो यहाँ पे ये फीचर्स मिलेगा। यानी जितने भी जो गाइडेंस है, इंस्टॉलेशन गाइडेंस हो गया, किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उसमें जितने भी फंक्शन है उसको यूज़ करना है आपको, है ना, वो सब के सब जितने भी है वो सब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू प्रोग्रामेबल डॉक्यूमेंटेशन। जब भी हम लोग प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, देखो सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ लिए, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं, सॉफ्टवेयर का पर्पस हम लोग समझ चुके हैं, सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस हम लोग देख लिए हैं, और सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन समझ गए, प्रोग्राम क्या होता है ये भी समझ गए, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है ये भी समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर में कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। देखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स आर मॉड्यूलर रीयूजेबल इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, यानी यूआई जो है प्रोग्राम का इंडिपेंडेंट यूनिट है, सब आपस में क्या है, अपना अपना सबका काम है, इसका अपना काम है, इसका अपना काम है, इसका अपना काम है, इसका अपना काम है, सब आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, रीयूजेबल है, बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलर है, सबका अपना अपना मॉड्यूल बना हुआ है, प्रोग्राम का अलग मॉड्यूल है, डॉक्यूमेंटेशन का अलग मॉड्यूल है ना। आप समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में देखें आप, प्रोग्राम हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया, यूज़र इंटरफेस हो गया, बिजनेस लॉजिक्स, यूटिलिटी, डेटा एक्सेस। अब हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में, ये जो टर्म है। सबसे पहला क्या है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या है, दिस इंक्लूड ऑल द डिटेल्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। सिंपल से बारे में बताएं, आपको जब 4th ईयर में होंगे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा बनाने के लिए, आप उसको बुक कर दो, डॉक्यूमेंट क्या दो अपने भाषा में, है ना। उसमें आप क्या करोगे, उसमें जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, मेजर प्रोजेक्ट बनाओगे, आप उसमें क्या करोगे, सारा का सारा डिटेल दोगे, सारा का सारा प्रोग्राम दोगे, उसमें सब इमेजेस को इंक्लूड करोगे, इंस्ट्रक्शन लिखोगे। ये सब किस चीज़ का लिखोगे भाई, जो आपने डिज़ाइन किया होगा, जो आपने कोडिंग किया होगा, जो आपने टेस्टिंग किया होगा उस सॉफ्टवेयर को बनाने में, वही तो डॉक्यूमेंट है ना, सिंपल सा समझ के। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या है, यूजर मैनुअल एंड ऑपरेशनल मैनुअल, यानी वो सॉफ्टवेयर क्या है, पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका। दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट द सॉफ्टवेयर इज़। देखिए यहाँ पे देखिए, व्हाट द सॉफ्टवेयर इज़, हाउ टू यूज इट, हाउ टू इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर एंड हाउ टू मैनेज ऑल इट फंक्शन। यानी ये जो टर्म है ना, ये टर्म है ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर आता है कि वो सॉफ्टवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे आपके कंप्यूटर में, और सॉफ्टवेयर के फंक्शन को कैसे मैनेज करेंगे, है ना। वो सब किसके अंदर प्रोवाइड होगा, ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, जिसको हम लोग यूज़र मैनुअल या ऑपरेशन मैनुअल भी कह सकते हैं, कहते हैं, जो कि मैंने आपको भी पहले बताया है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब आता है यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट। यूज़र इंटरफेस बोले तो यूज़र को इंटरफेस करने के लिए जितने भी कंपोनेंट है वो सब के सब किस में आएंगे, वो इसमें आएंगे। फॉर एग्जांपल बटन, फॉर्म, आपने कोडिंग किया होगा तो आपने देखा होगा यूआई डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा यूजर इंटरफेस किसे कहते हैं, जो कि इंटरफेस होता है, जो यूज़र इंटरफेस, यूज़र जब इंटरफेस करता है किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से। ठीक है, अब आता है बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट। देखिए बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट में क्या है, इम्प्लीमेंट कोर फंक्शनैलिटी एंड रूल, यानी जितने भी बिजनेस से रिलेटेड लॉजिक है, रूल्स है, वो सब के सब किस में आएंगे, बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे। डेटा एक्सेस कंपोनेंट में क्या आएंगे, डेटा एक्सेस कंपोनेंट, डेटा को एक्सेस, आप समझ रहे हैं टर्म से, डेटा एक्सेस करना, जितनी भी चीज़ें वो सब कंपोनेंट्स किस में आएंगे, डेटा एक्सेस कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। इसमें क्या होगा, मैनेज डेटा स्टोरेज, डेटा को मतलब जो भी आपका डेटा होगा उसको स्टोर करेगा, किस तरीके से मैनेज करना उसको, रिट्रीवल, उसको रिट्रीव करना, है ना, मैनिपुलेट, कॉल ऑपरेशन करना, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, जो भी मैनिपुलेशन,
है ना, वो सब के सब किस में आएंगे, डेटा एक्सेस कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। यूटिलिटी कंपोनेंट में क्या आएंगे, प्रोवाइड कॉमन सर्विस, एग्जांपल लॉगिंग, एरर हैंडलिंग, यानी यूटिलिटी से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं एरर को हैंडल किस तरीके से करना है, यानी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है इसमें। जो प्रॉब्लम्स है यूटिलिटी से रिलेटेड वो सब के सब किस में आएंगे, यूटिलिटी कंपोनेंट्स के अंदर, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसी भी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी भी लैपटॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कि मेरा लैपटॉप i5 है, अच्छा है उसकी, बट उसकी स्क्रीन डिस्प्ले अच्छी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है ना, पोर्टेबल है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये सब चीज़ें आएंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग 4 देखेंगे, बाकी हम लोग आगे चल करके एक हम लोग का एक टॉपिक सी है, ये वाला टॉपिक से अगर देखा जाए ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट, इसके अंदर हम लोग बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स को इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि बाद में वो सब चीज़ पढ़ना ही था, ठीक है। यहाँ पे बेसिक हम लोग देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग, नो फिजिकल वियर एंड टियर, कस्टम बिल्ट नेचर, इंटेंजिबिलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग। देखिए सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय राइटिंग कोड एंड डेवलपिंग इट स्टेप बाय स्टेप, अनलाइक फिजिकल गुड्स इट इज़ नॉट मेड इन फैक्ट्रीज और थ्रू ए प्रोडक्शन लाइन। देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम लोग जब बनाते हैं तो कोड करके बनाते हैं, कोड लिखते हैं सबसे पहले, और डेवलपिंग इट स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कोड लिखें, टेस्ट किए और उसके बाद डिप्लॉय कर दिए। लेकिन फिजिकल गुड में ऐसा नहीं होता। जैसे किसी कोई कंपनी में आप गए और उसको मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप फिगर देख रहे होंगे, ये वाला फिगर देख रहे होंगे, लेकिन उसमें क्या फिजिकल गुड के बारे में अगर बात करें तो इट इज़ नॉट मेड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में नहीं बनता है, ये फैक्ट्रीज सॉफ्टवेयर किसी फैक्ट्रीज में नहीं बनता है ना, थ्रू प्रोडक्शन लाइन। देखें इसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे मान लो आपका कोई टॉफ़ी एग्जांपल है, कोई टॉफ़ी कंपनी है, ठीक है, जो टॉफ़ी बनाती है, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन लाइन होगा कि सबसे पहले इस लाइन पे देखे होंगे आप लोग, ये सब लाइन होता होगा, इस लाइन पे जाओगे तो ये हो गया, इस वाली लाइन पे जाओ पैकिंग हो गया, इस वाली लाइन पे जाओ तो जो भी प्रोसेस होता है उस फिजिकल गुड्स को बनाने के लिए। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में क्या है, हम लोग पहले कोड लिखते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। नो फिजिकल वियर एंड टियर, देखें सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट और ब्रेक डाउन ओवर टाइम लाइक फिजिकल आइटम डू, इट परफॉर्मेंस स्टे कंसिस्टेंट एंड डज नॉट टेक इट वर्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड। देखें कुछ टाइम बाद क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट और ब्रेक और डाउन ओवर टाइम। देखिए कोई भी जो फिजिकल टाइम है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल गाड़ी लिया, 5 साल बाद 6 साल बाद क्या होता है, उसमें जंग लगने लगता है, ख़राब हो जाता है, सर्विसेज मांगता है बहुत ज़्यादा। सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर में कभी ये फिजिकल वियर टेयर में प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वही परफॉर्मेंस जो 10 साल पहले थी वही परफॉर्मेंस आज भी रहेगी, अगर आप उस पार्टिकुलर सिस्टम पे आप चला रहे हो तो, है ना। चलो तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ बातें थी, ठीक है। कस्टम बिल्ट नेचर, मोस्ट सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड टू फिट पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट और सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कुछ सॉफ्टवेयर को, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बनाया इसलिए जाता है ताकि वो किसी पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फिट कर सके और किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इट ऑफ्टन इन्वॉल्व राइटिंग न्यू कोड एंड डिजाइनिंग यूनिक फीचर रैदर देन जस्ट पुटिंग टुगेदर रेडीमेड पार्ट। इसमें क्या होता है कि इट ऑफ्टन इन्वॉल्व राइटिंग न्यू कोड, इसमें क्या होता है हम लोग कोड लिखते हैं, डिज़ाइन करते हैं यूनिक फीचर को रैदर देन जस्ट पुटिंग टुगेदर रेडीमेड पार्ट। इसमें बेसिकली देखें फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको एक कार बनाना है, तो कार बनाने में क्या होगा कि आपको ये चक्का है ना, ये इंजन है, ये पार्ट्स है, ये लाइट है, हेडलाइट है, ये मिरर गार्ड्स है, जो भी है, आपने ये सबको कहीं कहीं से मंगवाया है ना, उसको क्या कर दिया, उसको आपस में मर्ज कर दिया और आपका एक हार्डवेयर बन गया, मतलब आपका एक फिजिकल गुड्स बन गया। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है, सॉफ्टवेयर में आपको कोड लिखना पड़ता है ना, कोड लिखना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है यूनिक फीचर को। तो ये था कस्टम बिल्ड नेचर, ये कस्टम बिल्ड नेचर के, है ना। चलो लेकिन इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम सॉफ्टवेयर, आपको पूरा चीज़ करना पड़ेगा कुछ, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। हार्डवेयर में आपको पहले से कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं, उस सबको बस आपको आके जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इंटेंजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी फिजिकली टच और हेल्ड, इट एग्जिस्ट एज कोड एंड ऑपरेट इनसाइड कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइस। इंटेंजिबिलिटी मतलब आप उसको छू नहीं सकते हो, वो जैसे कोई भी फिजिकल गुड, जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप आप छू सकते हो,
आपका फ़ोन है, आप उसको टच कर रहे हो, लेकिन फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है क्या उसको आप टच कर पा रहे हो? नो, आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो, है ना। चलो, इंटेंजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर हम समझ चुके हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग का जो चौथा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस, प्रॉब्लम्स। अब आती है प्रॉब्लम, क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आया, क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आया। वैसे तो हम बता सकते हैं इतना जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लेकिन फिर भी ये टर्म है तो हम ये पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन, इम्प्लीमेंट कोर फंक्शनैलिटीज़ एंड रूल्स, मैंने पहले ही पढ़ चुका है कोर फंक्शनैलिटीज़ एंड रूल क्या है ना। सेम वर्क फोर्स, सेम मेथड, सेम टूल, इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, इंक्रीजेस चैलेंजेस, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए सॉफ्टवेयर की क्राइसिस आई। तब जाके हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आया, तो हम लोग अब जाके किसी भी एक अच्छे सॉफ्टवेयर को, मतलब एक सॉफ्टवेयर को बना पाते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। चलो तो हम लोग पहले यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में अगर बात करें, ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द चैलेंज फेस इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 1960s and 1970s, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट स्केलिंग, बजट एंड टाइमलाइन, पुअर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। देखो प्रॉब्लम्स आई ना, 1960 और 1970 के बीच में प्रॉब्लम्स आई। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? प्रोजेक्ट का जो बजट था, टाइमलाइन था, वो बढ़ जा रहा था। अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था ना, 1 से 2 मंथ वाला, 1 से 2 लाख वाला, जो बढ़ जा रहा था 6 महीने में, है ना। कॉस्टिंग बढ़ जा रही थी। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर थी, रिलायबल नहीं था। डिफिकल्टी मैनेजिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो भाई उसको मैनेज करना ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, हेडेक था। कॉजेज़ के बारे में बात करें तो लैक ऑफ प्रॉपर मेथोडोलॉजीज एंड टूल, यानी कोई एक प्रॉपर वो नहीं था कि हमको इस तरीके से बनाना है, या प्रॉपर तरीके से हमारे पास टूल की कमी थी, है ना। टूल्स ही नहीं था अवेलेबल जिससे हम अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकें। रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट, अब सॉफ्टवेयर बन गया, अब कस्टमर बार बार क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट को चेंज कर रहा है, बहुत जल्दी चेंज कर रहा है। तो भाई पहले सॉफ्टवेयर बनने दो, बार बार चेंज कर रहा है तो प्रॉब्लम, ये सब हाई प्रॉब्लम्स। इन एडिक्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, अब समझ ही नहीं पा रहे प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थी, है ना। सॉल्यूशन, देखो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन क्या है भाई, क्या सॉल्यूशन है कि हम अब क्या करें, इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन इज द अडॉप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू एड्रेस दिस चैलेंज, देयरफॉर वी स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। अब आपको पता चल गया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर क्राइसिस आई थी। सॉफ्टवेयर क्राइसिस में क्या था कि हम लोग अच्छा तरीके से सॉफ्टवेयर नहीं बना पा रहे हैं, कस्टमर का बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज रिक्वायरमेंट, पूरा क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास टूल्स नहीं है, हमारे पास मेथोडोलॉजीज नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को अडेप्ट करना पड़ा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम लोग सिस्टमेटिक वे में किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाएं तो वो बहुत ही बेटर, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। अब आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब हम देखो, हम लोग सब चीज़ समझ गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों आया मार्केट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम लोग को क्यों पढ़ते थे, क्या प्रॉब्लम थी सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को देख लिए हम लोग, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिए। तो अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल भाई यही तो प्रिंसिपल है ना, यही तो एक तरीके से कह सकते हैं ना। ये हम लोग देखो यहाँ पे नंबरिंग क्यों लिखा हुआ है, स्टेप्स, इस स्टेप्स को हम लोग प्रोसेस को फॉलो करना। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मतलब जैसे तुम आपको मैगी बनाना तो प्रोसेस है ना, कि आपको गैस ऑन करना है, पानी डालना है, फिर उसको पहले गर्म करना है, फिर उसको मैगी डालना है, फिर मसाला डालना है, तो प्रोसेस है ना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी, ए स्ट्रक्चर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड टास्क यूज टू डेवलप एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर। सिंपल सा डेफिनेशन है। सबसे पहला फिजिबिलिटी स्टडीज, फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, फिर डिज़ाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर मेंटेनेंस। अब देखें फिजिबिलिटी स्टडी मतलब क्या, हम लोग अभी देखेंगे पूरा चीज़, यहाँ पे बस थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं क्या चीज़ है फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब क्या, हम लोग क्या फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब मान लो कि मैं डेवलपर हूँ और कस्टमर मेरे पास आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग के पीछे बात हुई, तो सबसे पहले मैं अपने आप को ये बोलूँ क्या हम फिजिबल है इस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्या हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल है, क्या हम इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट पे जाके बोल दोगे कि भैया हमको सड़क ये बनाना है, सड़क बनाना है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ, है ना। मैं फ्लिपकार्ट बोली यार मैं तो ये काम ही नहीं करता हूँ। मतलब फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। मतलब कि
क्या हम फिजिबली एबल है इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए? जब हम फिजिबली एबल है, फिजिबिलिटी है, मतलब हम चलो ठीक बनाएंगे, हम बना सकते हैं सॉफ्टवेयर को, तब जाके हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, क्या है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। मैं इसको चेंज ही कर लेता हूँ, इसको पहले रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका फिजिबिलिटी के बाद क्या है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब हम लोग रिक्वायरमेंट लेंगे कस्टमर का कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, कि हाँ भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है जिसके अंदर पेमेंट्स कैसे होगा, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होंगे। जब एक रिक्वायरमेंट हम लोग पूरा ले लेंगे, फिर हम लोग एक डिज़ाइन बनाएंगे। अब डायरेक्टली कोडिंग करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। जैसे आपको अगर घर बनाना है और आप अगर किसी सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं और उससे आप अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं कि मुझे इस टाइप का घर चाहिए, 2-3 कमरे 5-6 कमरे चाहिए, तो वहाँ के डायरेक्ट बनाना शुरू नहीं कर देता है। सबसे पहले वो आपको एक ब्लूप्रिंट देता है डिज़ाइनिंग, तब जाके वो काम करना स्टार्ट कर देता है। और जब आपका घर बन जाता है तब वो टेस्ट करता है कि भाई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं कि मतलब समझ ही रहे हो आप। जब टेस्टिंग हो जाता है तब वो इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या, अब वो डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब वो घर आपको सौंप दिया जाता है, और जब आपको सौंप दिया जाता है तो मेंटेनेंस फील आता है कि भाई इन द फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। किया है, चलो ठीक है आपका। मेंटेनेंस भी ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा लाइफ टाइम होता है, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके के मेंटेनेंस होते हैं, है ना, ड्यूरेशन पीरियड होते हैं। जैसे आप टीवी भी लेते हैं ऐसे ही होता है, लाइफ टाइम आपको सर्विस दी जाती है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स अपने अपने हिसाब से। तो हम लोग आप एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी। एक मिनट मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी सबसे पहले हम लोग, अब मैंने आपको बता दिया फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा सा और डीपली देखेंगे। डिफाइन द प्रॉब्लम्स, क्लियरली आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द मेन इशू और रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई को क्लियर कर लेंगे और डिस्क्राइब करेंगे द मेन इशू और रिक्वायरमेंट्स कस्टमर को, रिक्वायरमेंट को, है ना। एक्सेस फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एबिलिटी, यहाँ पे सर ये मिसिंग है, यहाँ पे एबिलिटी होगा यहाँ पर, ठीक है। डिटरमाइन इफ द प्रोजेक्ट इज अफोर्डेबल एंड टेक्निकल अचीवेबल, कि अब प्रोजेक्ट आपके पास आ गया तो आप देखोगे ना कि भाई मैं ये बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा, है ना, या बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट है कस्टमर को बट चाहिए ही नहीं, तो इसमें हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि प्रोजेक्ट अफोर्डेबल कि अफोर्ड कर रहा है कि नहीं अफोर्ड कर रहा है। टेक्निकल उसको अचीवेबल उसको बना पाना है। जैसे अभी मैं बोलूँगा कि मार्च में जाने का एक वो बनाना है, ट्रेन बनाना है, तो फिलहाल अभी को पॉसिबल ना हो पाए, टेक्निकल एबिलिटी मतलब अचीवेबल अभी ना हो पाए, है ना। इवैल्यूएट कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, एनालाइज वेदर द पोटेंशियल बेनिफिट आउटवेट द कॉस्ट, है ना। इसमें क्या लोग, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, उसका कॉस्ट को इवैल्यूएट करेंगे। जैसे कस्टमर आया और डेवलपर आया, डेवलपर बोल रहा है कि मुझे इतने इतने पैसे लगेंगे बनाने में, अब कस्टमर बोल रहा है तो मेरे से नहीं बन पाएगा, तो भाई क्यों बनाना उसको, है ना। तो कॉस्ट को यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे अभी देखो अभी बना, अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं ले रहे हैं, काम स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई हम उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अभी बात उस पर आ रही है, कस्टमर बोल रहा है भाई मेरे पास 2 लाख है, आप बोल रहे हो भाई 10 लाख में बनेगा, तो भाई यहाँ पे कुछ बात ही नहीं है, ठीक है हटाओ नहीं बनेगा। फिर हम लोग रिसोर्स को देखेंगे, रिसोर्स इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टूल एंड स्किल पर्सन। पोस्टिंग की बात हो गई, है ना, सब चीज़ की बात हो गई, लेकिन अब आप देखोगे ना भाई कि मेरे पास रिसोर्स है कि नहीं है, मेरे पास बंदे हैं कि नहीं। मैंने बोल तो दिया कि चलो 1 मंथ में आपका बन जाएगा, लेकिन क्या मेरे पास वो बंदे हैं, स्किल पर्सन है, क्या मेरे पास वो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मेरे पास वो टूल है। भाई मेरे पास ये सब चीज़ टूल होंगे तभी तो मैं बोल पाऊँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को बना पाऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर्स हो, अगर आपको अगर पढ़ाना है तो आपके पास स्किल होना चाहिए, आप अच्छे से बोल पाओ, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, है ना, है ना, तभी तो आप पढ़ा पाओगे ना। तो पहले हम लोग को ये चीज़ सब देखना है। अब आता है एक्सप्लोर अल्टरनेटिव, इन्वेस्टिगेट एंड कंपेयर डिफरेंट सॉल्यूशन और स्ट्रैटेजी टू एड्रेस द प्रॉब्लम। अब बहुत ही इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका छोटा सा बिजनेस है ना, छोटा सा बिजनेस है। अब आप बोल रहे हो कि उसको मैनेज करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। भाई क्यों चाहिए भाई, क्यों? जब आपका छोटा मोटा काम के लिए आपको चल ही जा रहा है कि मतलब आप नोट पेपर पेन कॉपी चल ही जा रहा है, तो आपको सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? क्यों अपना पैसा बर्बाद करोगे? क्योंकि टाइम पैसा भी तो लग रहा है ना सॉफ्टवेयर बनाने में, ऐसा तो नहीं कि बस हो ही जाता है ना।
तो ये हमारा फिजिबिलिटी स्टडी है कि हम सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हाँ ठीक है मैं बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा सॉफ्टवेयर को। अब हम लोग का आता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। देखो अब हम लोग बना पाएंगे, अब हम लोग दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं। अब स्टेप पे आ गए हैं कि अब हम लोग कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को अचीव करेंगे, लेंगे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करेंगे, है ना। इसमें बेसिकली हम लोग जितने भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट है उस सब चीज़ों को लेने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर के नीड्स को समझना। गैदर एंड फुल्ली अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, इंश्योर दे आर डॉक्यूमेंटेड एक्यूरेटली। इसमें बेसिकली वही है कि कस्टमर के नीड्स को, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को, कस्टमर के एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को हमें समझना है, अच्छे तरीके से समझना है और गैदर करना है। ठीक है, कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, गैदर ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट एंड एनालाइज इट थ्रूली। वही चीज़ है, जितने भी डेटा है उन सबको कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, उन सबको समझना है, और जितने भी इंफॉर्मेशन है कस्टमर्स के। उसके बाद हम लोग क्रिएट SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। Prepare a detailed document in simple, natural language that describe what the system will do without specifying how it will be done. The document serves as a clear guide for the project goal and functionalities. यानी हम लोग एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट के अंदर सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि डिस्क्राइब करेगा कि सिस्टम क्या है, व्हाट द सिस्टम विल डू, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या करेगा, विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ इट विल बी डन। हम लोग उसमें ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि वो कैसे करेगा, कैसे कर रहा है ना। हम उसमें एसएसआर डॉक्यूमेंट में ये नहीं बताएंगे कि वो कैसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है, व्हाट द सिस्टम विल डू, है ना। उसमें वो हम लोग पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे। डॉक्यूमेंट सर्व एज ए क्लियर गाइड फॉर द प्रोजेक्ट गोल एंड फंक्शनैलिटीज। और उस प्रोजेक्ट का गोल और फंक्शनैलिटी एसआरएस के अंदर सबके सब चीज़ लिखे होंगे। वेरी क्रिटिकल फेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम लोग सही तरीके से समझ ही नहीं पाते, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना है, अच्छे तरीके से समझना है ना, बैठना है, थोड़ा टाइम देना है, अच्छे तरीके से उसके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है, समझना है कस्टमर क्या चाहता है एक्चुअली। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम लोग बैठ करके समझ रहे हैं कि कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम लोग समझ जाएंगे ना। अब हम लोग आएंगे डिज़ाइनिंग फेज़ में। ब्लूप्रिंट याद आया ना आपको, जो आपके घर में आपको आया होगा कि यार मेरा घर ऐसा बनेगा, आपके एक A4 साइज़ पेपर में आपका घर का डिज़ाइन नक्शा बना हुआ आएगा, याद आया है ना। तो डिज़ाइनिंग ब्लूप्रिंट है ना। ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट इनटू स्ट्रक्चर, convert the requirement into a framework that can be implemented in a specific programming language। सिंपल सा वही है कि आपको ब्लूप्रिंट आएगा, आपको एक स्ट्रक्चर आएगा, है ना, आपको क्या है, कन्वर्ट द रिक्वायरमेंट इनटू फ्रेमवर्क, है ना, आपको आएगा और आप उस पर देख लोगे कि हाँ भाई मेरा सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनेगा, मतलब इस तरीके का उसका डिज़ाइन होगा, और बाद में जाकर के वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, चूज आर्किटेक्चर एंड एल्गोरिथम, decide on the overall system architecture and the strategy for algorithm, focus on concept like coupling, cohesion। क्या है? decide on the overall system architecture and the strategy for algorithm, focus on concept like coupling and cohesion। ये दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कपलिंग और कोहिजन। कपलिंग बोले तो हाउ मॉड्यूल इंटरेक्ट, यानी फॉर एग्जांपल आपका एक स्विगी का सॉफ्टवेयर है ना। स्विगी के सॉफ्टवेयर में बहुत सारे पेमेंट गेटवे है, ऐड टू कार्ट है, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट है, उसको क्या बोलेंगे? कपलिंग। जितने भी मॉड्यूल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कपलिंग के अंदर आएंगे। एंड हाउ विल अ मॉड्यूल एलिमेंट वर्क टुगेदर, और कितनी अच्छे तरीके से वो मॉड्यूल के एलिमेंट्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, वो किस में आएंगे? कोहिजन में। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो मॉड्यूल्स किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाउ मॉड्यूल इंटरेक्ट, वो आएंगे कपलिंग में। और हाउ विल मॉड्यूल एलिमेंट वर्क टुगेदर, यानी मॉड्यूल्स के एलिमेंट्स कैसे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो आएंगे कोहेजन के अंदर। प्रिपेयरिंग SDD, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन। देखिए एक मिनट, इस वाले जो दूसरे वाले जो फेजेस था ना उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट था SRS,
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और डिज़ाइनिंग में क्या है, STD हम लोग बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। क्रिएट अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम विल अचीव इट फंक्शनैलिटी, डिटेलिंग द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच। हम लोग इसमें एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ द सिस्टम विल अचीव इट फंक्शनैलिटी, किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है उस फंक्शनैलिटी से वो अचीव करेगा। डिटेल द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड अप्रोच, से जितने भी डिज़ाइन से रिलेटेड कोई काम है ना, डॉक्यूमेंट है, वो सब के सब हम लोग STD के अंदर नोट डाउन करेंगे। देखें आ गया ना जो मैंने बताया था, ये ब्लूप्रिंट्स। अब आता है कोडिंग। देखिए कोडिंग हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कोडिंग तो हमारा पार्ट अलग है ना, बस इसमें हम लोग थोड़ा सा समझ जाते हैं कि फोर्थ स्टेप जो है मेरा कोडिंग है। गोल क्या है, कन्वर्ट द रिक्वायरमेंट इनटू अ फ्रेमवर्क दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारा गोल ये है कि जो भी हमारे पास डिज़ाइन है किसी भी फ्रेमवर्क का यूज़ करके या किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग उसको अचीव कर सकें है ना, इम्प्लीमेंट कर सकें। इंपॉर्टेंस क्या है, इट इम्पैक्ट बोथ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, इट इज़ ए क्रिटिकल फेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। क्यों? क्योंकि अगर कोडिंग अच्छे से नहीं किया जाएगा तो टेस्टिंग और मेंटेनेंस फेज में प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए यहाँ पे इसको क्रिटिकल फेज कहा गया है। गाइडलाइंस, फोकस ऑन राइटिंग कोड दैट इज मेंटेनेबल एंड यूजेबल फॉर लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी। गाइडलाइंस इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो कोड लिख रहे हो ना वो बहुत ही मेंटेनेबल होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए। यानी मान लो आपने एक किसी भी कंपनी के लिए कोड लिखा और आप फिर उस कंपनी को छोड़ दिए, बाद में दूसरा बंदा आया, वो बंदा आपके कोड को समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स है ना। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कोडिंग में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना रहता है ना। तो कोडिंग तो आप समझिए गए, कोडिंग सब है ही, कोडर डेवलपमेंट, ड्रोन डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, जावा डेवलपर, यहाँ पे सब होंगे ही है ना। तो अब आता है टेस्टिंग। जब हम लोग कोड कर लेते हैं ना तो कोड करने के बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। आप लोगों ने किया भी होगा, किसी भी अगर सॉफ्टवेयर को बनाया होगा माइनर प्रोजेक्ट में अगर, तो हम लोग बग या फाइल फॉल्ट्स, ह्यूमन एरर कैन लीड टू बग और फॉल्ट्स इन द कोड। देखिए ह्यूमन गलती कर सकते हैं, ह्यूमन गलती करेगा जिस कारण क्या होगा, बग्स आएंगे या फॉल्ट्स आएंगे कोड में। इफ़ दीज आर एग्जीक्यूटेड दे कॉज फेलियर। अगर ये बग ये फॉल्ट अगर एग्जीक्यूट हो जाते हैं ना तो हमारा फेलियर हो जाता है, हमारा सिस्टम फेलियर हो जाता है। पर्पस ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? टेस्टिंग इसीलिए ज़रूरी है, इट इन्वॉल्व रनिंग द प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स बग और फॉल्ट इन द कोड। इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग बग को, फॉल्ट को हम लोग दूर कर सकें, हटा सकें। जैसे मान लो कि कार है और वो कार किसी कंपनी में विदाउट टेस्टिंग के आपके पास आ गया और आपने उसे चलाया और पता चला कि ब्रेक काम नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा इशू है कि नहीं है, सोचो। आपने स्विगी पे जाकर के पेमेंट किया आप, और पेमेंट का में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, प्रॉब्लम है कि नहीं, ऐड टू कार्ट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है कि नहीं, बस बना दिया, ऐसा थोड़ी है। आप 2 प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट एक ही ऐड हो रहा है, प्रॉब्लम्स है कि नहीं है। तो टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टेस्टिंग हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर नंबर नहीं है, चैप्टर नंबर 4 में शायद ये है ना। जब हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे ना फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे और डिप्लॉयमेंट जिसको कह सकते हो आप लोग। द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड एट द यूज़र लोकेशन, यूज़र के लोकेशन पे उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाएगा, यूज़र को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आर वेरीफाइड टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को भी वेरीफाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल पबजी गेम है, पबजी गेम के लिए आपको मिनिमम 4 GB रैम चाहिए है ना। देखो सॉफ्टवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर अब चल नहीं रहा है सिस्टम में, तो प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, एक मिनट, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, प्रॉब्लम है कि आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो इस बातों का भी ख्याल रखना है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मेंटेनेंस देखा ही होगा आप लोगों ने। अपडेटिंग एंड इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर डिप्लॉयमेंट, जब हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं विदिन मतलब कुछ सालों बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हम लोग कॉल करके बुलाते हैं ना, भैया आओ ठीक कर दो, तो उसी को बोलते हैं मेंटेनेंस बोलते हैं। और हर अलग अलग कंपनी में, हर अलग अलग अप्लाइंस में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग, अरे ये क्या हो गया, हाँ, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट मतलब अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके के सर्विस हम लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं, मेंटेनेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, किसी में 2 साल के, किसी में 3 साल के, है ना। फिर उसके बाद आप फिर लोकल
लोकल से बात करते हो, लोकल पर्सन से जिसको आती है, और तो फिर आप उसको करके बुलाते हो, है ना, आपने देखा होगा। अब जो हमारा 6 टॉपिक है वो टॉपिक है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस फ्रॉम कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ में बात करें तो बोथ फॉलो ए स्ट्रक्चर प्रोसेस, एग्जाम्पल प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग। देखिए, आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ, आप एक हार्डवेयर बनाओ, दोनों का प्रोसेस तो सेम होगा ना, कि पहले प्लानिंग होगा, फिर डिज़ाइनिंग होगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे। तो सिमिलर ये तो समझ गए आप। और दोनों का एम भी होता है कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं। सॉफ्टवेयर का भी एम यही होता है कि मेरा एक अच्छा सॉफ्टवेयर बने, और हार्डवेयर का भी एम होता है कि मेरा बेस्ट कार्ड बने। मैं एक बात बता रहा हूँ, डिफरेंस क्या है? टेंजिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग। टेंजिबिलिटी बोले तो सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल वाइल कन्वेंशनल इंजीनियरिंग डील विद फिजिकल प्रोडक्ट। यानी सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग डील्स करता है क्या, वो फिजिकल गुड से डील करता है, आप उसको छू सकते हो, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर इजियर टू मॉडिफाई एंड अपडेट कंपेयर टू फिजिकल सिस्टम। जैसे मान लो किसी भी सॉफ्टवेयर को आप बनाएं, आप उसको ईजिली मॉडिफाई और अपडेट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू फिजिकल सिस्टम। जैसे आपने एक कार बनाया, और आपने उस कार में कुछ पार्ट्स को अगर आपको उसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या है, बहुत ही आसानी से एज़ कम्पेयर टू फिजिकल। ऐसा नहीं कि इसमें आसान बहुत है, इसमें भी मुश्किल है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फिजिकल बहुत आसान है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ्टन हैव हाई कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू रैपिड चेंज इन रिक्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। कॉम्प्लेक्सिटी में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसमें चेंज होता है। जैसे कोई कार बन जाती है तो क्या कार में क्या बहुत ज़्यादा अपडेट होता है, क्या बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है क्या? आदमी नया कार ले लेता है, लेकिन उस कार में ही वो सब फीचर्स बार बार वो अपडेट नहीं होता है, बार बार वो चेंज नहीं करता है कि भाई मैंने इतनी बड़ी कार ली, अब इसको थोड़ी और बड़ी कर दो। मैं एक बात बता रहा हूँ, है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, नहीं, रिक्वायरमेंट चेंज होती है। अगर फॉर एग्जांपल शुरू में जो जोमेटो क्या करती थी, सिर्फ शुरू में रेस्टोरेंट को दिखाती थी, लेकिन फिर क्या करती, फिर ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट कर दी, फिर उसने बहुत सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स को ऐड किया, और रिक्वायरमेंट्स क्या होना बहुत बार चेंज हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बार बार धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग। Conventional engineering involves physical testing or prototype. Example is stress testing, durability checks, while software engineering relies on various testing methods like unit testing, integration testing, system testing. ये बेसिक डिफरेंस है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो हम लोग यूनिट टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, है ना। लेकिन जो फिजिकल टेस्टिंग है, यानी जो मतलब हमारा वो है, क्या बोलते हैं, किसी भी जो फिजिकल है, जो भी फिजिकल जैसे हार्डवेयर है, उससे हम लोग एक्सप्रेस टेस्ट करते हैं, ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो कार बनती है पहले उसका ड्यूरेबिलिटी चेक होता है। देखा होगा ना, टेस्ला का कोई भी कार देखा होगा कि वो बूम से गया और देखा भाई एयर बैग खुला कि नहीं खुला, है ना, कितना स्ट्रेस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ये सब चीज़ें। एक और डिफरेंस हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स एंड रिलाई मोर हेवली एंड डिजिटल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटेड टूल। देखें, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम लोग बनाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग अलग अलग टीम भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपने ये देखा होगा ना कि आपके पापा वर्क फ्रॉम होम कर रहे, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो तो, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि वो हार्डवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये रिलाई देता है हमें ये बेनिफिट देता है कि आप घर बैठे या दूर, है ना, रिमोटली आप वो काम कर सकते हो, क्योंकि इस पर काम जो है वो सिस्टम पर काम है ना। लेकिन ऐसा हार्डवेयर में नहीं होता है। हार्डवेयर में आपको फिजिकली आपको मौजूद रह के वो काम करना पड़ता होगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट in the hardware production cost are the same for every unit। हार्डवेयर में जो होता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट हर यूनिट का सेम ही होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ओनली वंस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, प्रोडक्शन जैसे एक बार आपने टीवी खरीद लिया, आपने एक सॉफ्टवेयर ले लिया, और बाद में बस उसका मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, मेंटेनेंस, हाँ बस मेंटेनेंस। लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसमें क्या होता है, सेम यूनिट होता है। कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेन है, ट्रेन की जो पटरी होती है, पटरी वही हार्डवेयर है। आपने एक पटरी लगवाई वही कॉस्ट है, दूसरी लगाई वही कॉस्ट है, बाद में लगवाई ना। लेकिन सॉफ्टवेयर में जब आप एक सॉफ्टवेयर ले लेते हो, आपका वो सॉफ्टवेयर बन गया,
आपने पेमेंट कर दिया किसी भी कंपनी को, बाद में बोल रहे हो कि मुझे इसमें अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी ऐड करना है, तो आपको पार्टिकुलर फुल सॉफ्टवेयर का आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको पार्टिकुलरली उस मॉड्यूल, उस फंक्शन का जो भी आपने एड ऑन कराया है, आपको बस उसका ही पेमेंट करना है उस पार्टिकुलर कंपनी को। लाइफ साइकिल में बात करें तो इन हार्डवेयर लाइफ साइकिल फॉलो है बाथ टब। देखें यहाँ पे टर्म है, इसको याद रखिएगा, बाथ टब जिसको बोलते हैं ना, ये जो है ये बाथ टब कर्व। हाई फेलियर रेट्स ईयरली एंड लेटर late in life, lower in the middle, while in software failure intensity decrease over time as bug are fixed and the software stable। हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, कि लाइफ साइकिल देख रहे थे। लाइफ साइकिल में देखें यहाँ पे एक हार्डवेयर है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल है, यहाँ पे एक हार्डवेयर का लाइफ साइकिल है। हार्डवेयर की लाइफ साइकिल को बाथटब कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि बाथटब कब की तरह ये मतलब इसका साइकिल बनता है, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी भी कंपनी में एक ओला का, जैसे ओला का वो बन रहा है, ओला बन रहा है, ओला स्कूटी बन रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, फेलियर आए होंगे, फिर उसको उन्होंने सॉल्व किया होगा, फिर उन्होंने सॉल्व किया होगा, फिर सॉल्व किया, कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, सॉल्व किया होगा, फिर एक टाइम आएगा जिस टाइम वो अचीव कर पाएंगे कि चलो ठीक है अब मेरा अच्छा प्रोडक्ट बन चुका है, फिर वो मार्केट में लॉन्च करेंगे और उसका कुछ लाइफ स्पैन होगा 5 साल, 10 साल, 15 साल। और ड्यू टू हार्डवेयर, क्योंकि वो हार्डवेयर है तो होगा, क्योंकि उसका बैटरी धीरे धीरे ख़राब हो जाए, उसमें जंग लग जाए या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसका फेलियर रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम को जितना सॉल्व करेंगे, टाइम के साथ साथ वो सॉफ्टवेयर और अच्छा होता जाएगा, ठीक है। हम लोग का टॉपिक 7, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लॉन्ग में आए तो आप ये लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट दोनों ही सेम है, ठीक है। A software engineering process, also known as software methodology, is a structured set of activities and tasks used to develop and maintain software। बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में इतने सारे हैं, अभी इन सब एट्रीब्यूट्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, फंक्शनैलिटी एंड करेक्टनेस, एबिलिटी टू परफॉर्म रिक्वायर्ड टास्क, यानी किसी भी जो सॉफ्टवेयर का जो फंक्शनैलिटी है यानी करेक्टनेस है, क्या वो कोई भी पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व कर पा रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी, तो वो फंक्शनैलिटी के अंदर आएंगे। रिलायबल, क्या हमारा सॉफ्टवेयर रिलायबल है, यानी कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। किसी भी कहाँ गया, अगर मान लो एक कंडीशन हम दे देंगे और उसके अंदर भी उस सॉफ्टवेयर का जो परफॉर्मेंस है वो अगर अच्छी तरीके से, हम क्या बोलेंगे रिलायबल। बेसिक एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि गांव में आपका नेटवर्क अच्छी तरीके से नहीं चलता है और यहाँ पे आपका शहर में अच्छी तरीके से नेटवर्क चलता है, तो रिलायबल कहाँ है, रिलायबल उतना अच्छा नहीं है। लेकिन वही बात करें ना कि किसी स्पेसिफाइड कंडीशन अगर हम लोग बता दें कि भाई इस कंडीशन में भी, जैसे बेस्ट एग्जांपल है उबर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अब जो है मतलब एक टाइम पे मिलियन ऑफ लोग एक बार में क्या कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं। तो क्या उस पार्टिकुलर कंडीशन में हमारा सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस क्या सही तरीके से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो वो कहलाएगा रिलायबिलिटी। फिर आता है यूजेबिलिटी, इजी टू यूज़ एंड यूज़र फ्रेंडलीनेस। मान लो आपने एक ऐप बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया और वो सही तरीके से यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको बहुत मुश्किल है उसको यूज़ करना, यूज़र फ्रेंडलीनेस है नहीं, तो वो टर्म आएंगे यूजेबिलिटी में। फिर आता है एफिशिएंसी, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्स, एग्जाम्पल मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर, यानी हम वो सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने एक लैपटॉप लिया, मान लो कि मैंने एक लैपटॉप लिया कि 16 GB रैम का, इसलिए लिया ताकि मैं अच्छा परफॉर्मेंस हम देख पाएँ, अच्छी तरीके से हम काम कर पाएँ, और मैंने उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर लिया, और लेकिन जब डाउनलोड किया तो वो उतनी अच्छी तरीके से हमारे रिसोर्स को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है, जिस कारण वो जो परफॉर्मेंस वो बेकार दे रहा है, अच्छी तरीके से नहीं दे रहा। तो क्या करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर उतना एफिशिएंसी नहीं है, तो सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। मेंटेनेबिलिटी, ईजी ऑफ मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर, कितना ईजी है हमारा सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना, कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको अपडेट करना। पोर्टेबिलिटी, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है कि एबिलिटी टू रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑन एनवायरनमेंट। सिंपल सा, जैसे हम लोग आज पोर्टेबल है कि नहीं है, कि जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर अगर iOS पे चल रहा है तो वो एंड्रॉइड पे भी चलना चाहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए, अलग अलग इन्वायरमेंट पे भी चलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। स्केलेबिलिटी,
सॉफ्टवेयर कैपेसिटी टू हैंडल इंक्रीज वर्कलोड और यूजर डिमांड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस। अभी हम लोगों ने देखा ना कि ऊबर ने अगर ऊबर के कस्टमर्स अगर एक टाइम पे 1 मिलियन लोग एक टाइम पे वो कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, यानी वर्कलोड है ना, वर्कलोड बढ़ गया, यूजर का डिमांड, तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस अभी भी उतना अच्छा दे रहा है? तो वो किसके अंदर आएगा? स्केलेबिलिटी में आएगा। सिक्योरिटी, सुरक्षा, आप समझ ही पा रहे हो उससे कि कितना अच्छा सिक्योरिटी है, कि ऐसा तो नहीं कि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कट रहा है, बाद में फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है हम सब, है ना। हमारा डेटा कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है, डेटा का यूज़ तो नहीं हो रहा है किसी सॉफ्टवेयर नहीं। Modularity, this refers to the how will the software divided into smaller independent parts that can be developed or updated on their own. Modularity मतलब कितनी अच्छे तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया स्मॉलर पार्ट्स में, हर अलग अलग पार्ट का अपना अपना काम है, वो अलग अलग पार्ट को फिर कंबाइन किया गया और उसको सॉफ्टवेयर बनाया गया, है ना। मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब का सब आएंगे मॉड्यूलरिटी में। रीयूजेबिलिटी मतलब क्या? दिस इज एबिलिटी टू यूज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन अदर प्रोजेक्ट्स और सिचुएशन, सेविंग टाइम एंड मनी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो सब हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, तो क्या ये एबिलिटी, दिस एबिलिटी टू यूज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन अदर प्रोजेक्ट्स, यानी मान लो कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कस्टमर आया, वो बोला ई कॉमर्स बनाना है, हमने ई कॉमर्स बना दिया, वो चला गया, बाद में दूसरा कस्टमर फिर आया, उससे भी ई कॉमर्स बनाना, तो क्या हम शुरू से पूरा का पूरा काम करना स्टार्ट करेंगे? नहीं भाई, क्यों करना, हमने एक सॉफ्टवेयर बना चुका है ई कॉमर्स से, तो इसी ई कॉमर्स को उस कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। तो यही तो बेनिफिट है ना, एक बार बस काम करना है, एक बार हमें बस आना चाहिए। किसी एक प्रोजेक्ट पर अगर हम लोग काम कर लेते हैं ना, तो लाइफ टाइम बस अगर उस टाइम प्रोजेक्ट आते हैं तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है बस। स्टेबिलिटी, दिस इज हाउ इजली द सॉफ्टवेयर कैन बी चेक टू मेक श्योर इट वर्क करेक्टली एंड मीट इट्स गोल। अब मान लो कि एक सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया, उसको टेस्ट करना है बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, तो प्रॉब्लम्स आएगी ना, तो ऐसा भी सॉफ्टवेयर नहीं बनाना कि जिसको टेस्ट करने में प्रॉब्लम्स आए, मतलब टेस्ट हो जाए, है ना। तो इसलिए बोलते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में ये सब एट्रीब्यूट्स है। अब आता है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तुम भी चले जाओ उधर, ये क्या है, फिर से आ गया, ठीक है कोई नहीं, और भी है क्या कोई, चलो ठीक है। तो SDLC क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। या तो ये देखिए, ये जो हम लोगों ने देखा ना, कहाँ गया, तो इन स्टेजेस को, इन प्रोसेस को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये हर जो प्रोसेस है ना, वो हर एक मॉडल्स के अंदर आएंगे, कोई ऊपर आएगा कोई नीचे आएगा, लेकिन यही प्रोसेस है, ठीक है। चलो ठीक है, कहाँ गए, ठीक है। प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो अ स्ट्रक्चर प्रोसेस टू डेवलप सॉफ्टवेयर विच इज वेल डिफाइंड एंड मैनेज इन मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर वो फॉलो करता है स्ट्रक्चर प्रोसेस को, मैंने क्या देखो कि यहाँ पर टर्म आ रहा है स्ट्रक्चर प्रोसेस को, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए विच वेल डिफाइंड, और वो वेल डिफाइंड है एंड मैनेज इन मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में, यही तो SDLC का प्रोसेस है। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है? SDLC इंश्योर सॉफ्टवेयर इज डेवलप इन अ डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक वे। SDLC इस बात को इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है वो एक डिसिप्लिन मैनर में, एक सिस्टमेटिक वे में डेवलप हो रहा है, ठीक है। स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस आएंगे कि आपको टेस्टिंग करना है, कोडिंग करना है, तो हर एक स्टेजेस का एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया होगा कि कब हमें टेस्टिंग स्टार्ट करना है, कब हमें टेस्टिंग ख़त्म करना है, कौन से फेजेस किसके बाद आएंगे, कौन से फेजेस को कब स्टार्ट करना है, ठीक है। डेवलपमेंट मॉडल्स, चूजिंग द राइट मॉडल इज़ क्रूशियल फॉर कॉस्ट, क्वालिटी एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। वही चीज़ आ गई ना कि हम लोगों ने जो मॉडल्स देखा, 5-6 मॉडल्स देखा कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉडल्स को हम लोग सेलेक्ट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉस्ट, क्वालिटी, ओवरऑल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ना, हम लोग इस चीज़ को सही तरीके से कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा मॉडल है ना, वाटरफॉल मॉडल। चलो अच्छा, इससे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग देख लें। कई बार क्वेश्चन आता है क्या SDLC में कितने सारे फेजेस आते हैं, तो कुछ नहीं है, वही फेजेस है जो आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में देखा, वही फेजेस इसमें भी आप लिख सकते हो और उसको ही आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो वाटरफॉल मॉडल सबसे पहला मॉडल है
इसमें आप देख रहे होगे कि ये एक वाटर की तरह क्या है, आप झरना की तरह में एक डिज़ाइन बना हुआ है ना, फ्लो चार्ट बना हुआ है। सबसे पहला क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, फिर डिप्लॉय करेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओरिजिन, वाटरफॉल मॉडल को कब बनाया गया? डेवलप इन द 1975 विंस्टन डब्ल्यू रॉयस। तो वाटरफॉल मॉडल को 1970 में बनाया गया। बाय किसके द्वारा? बाय सर विंस्टन डब्ल्यू रॉयस के द्वारा बनाया गया था। इंस्पिरेशन, किसकी इंस्पिरेशन में अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस वेयर ईच फेजेस डिपेंड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस वन। अगर हम लोग देखें किस चीज़ से इंस्पिरेशन लिए थे, ये इन्होंने देखा था किसी भी कंपनी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार की कंपनी है तो पहले इस प्रोडक्शन लाइन पे होगा कि ये काम हो गया फिर आगे जाएगा, कलरिंग हो गया फिर आगे जाएगा, फिर ये पार्ट्स ऐड हो गया फिर आगे जाएगा। यानी हर एक प्रोडक्शन लाइन पे अपना अपना काम होता था और जब तक ये काम नहीं जाता तब तक आगे वाले बंदे वेट करते थे। तो इन्होंने इनसे ही इंस्पिरेशन लेकर के वाटरफॉल मॉडल को लाया था। स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर, ये सब देखो टर्म है, आपको ये सब लिखना पड़ेगा सामने। वाटरफॉल मॉडल में लीनियर है ना कि ये हो गया, फिर उसके बाद ये, फिर ये प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस। सिक्वेंशनल अप्रोच, सिक्वेंशनल तो वही है ना, सीक्वेंस मैनर में। टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद डिस्टिंक्ट फेज, और सब डिस्टिंक्ट फेज है ना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, इट इज़ द सिंपलेस्ट SDLC मॉडल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेस मॉडल अगर कह सकें कि अगर इससे हम लोग सही तरीके से समझ जाते हैं तो बाकी के मॉडल्स को समझना बहुत ही आसान है। वेयर फेजेस आर ऑर्गेनाइज इन लीनियर, वही चीज़ बार बार आएंगे, लीनियर सीक्वेंस ऑर्डर में। नीम वाटरफॉल मॉडल इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज इट डायग्राम री सिंबल ऑफ वाटरफॉल, क्योंकि ये डायग्राम ही दिखा रहा है पानी के झरने की तरीके से, इसलिए इसका नाम आया वाटरफॉल मॉडल। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है। यूज़ केस, वाटरफॉल मॉडल का यूज़ केस कहाँ हम इसे यूज़ करेंगे? सूटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट, जब हमारा प्रोजेक्ट स्मॉल से मीडियम साइज होगा तब हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करेंगे, जहाँ पे रिक्वायरमेंट क्लियर होगा कि भाई मुझे यही चीज़ चाहिए और डिफाइंड होगा। आइडियल व्हेन द टेक्नोलॉजी एंड टूल आर वेल नोन एंड स्टेबल, जब टेक्नोलॉजी और टूल क्या होगा अच्छी तरीके से पता होगा, स्टेबल होगा, तब हम लोग वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हैं तो हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट फिर मिनिमल चेंज, वैसे प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे मिनिमल चेंज यानी जो बहुत कम चेंजेस होंगे है ना, वहाँ पे हम लोग अगर वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा हम लोग सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो थे, हम लोग एडवांटेज पे थे वाटरफॉल मॉडल पे। तो एक बेस मॉडल है, बेस मॉडल पर तो अगर हम लोग इसे पढ़ लेते हैं तो बाकी के मॉडल आसान हो जाते हैं, सबके सब मॉडल इसी पे आधारित है, ठीक है। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एक कंप्लीट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, ठीक है। वर्क पर फॉर स्मॉल, अगर मेरा स्मॉल प्रोजेक्ट है, वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे ये वर्क पर अच्छी तरीके से काम करेगा। डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। आप अगर मान लो डिज़ाइनिंग में कोई फीडबैक नहीं दे सकते हो, कोडिंग में कोई फीडबैक नहीं दे सकते हो, टेस्टिंग में कोई फीडबैक नहीं दे सकते हो, है ना। आप फीडबैक कब दोगे? जब आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, यानी मेंटेनेंस फेज से जब आपको फीडबैक दोगे आप, है ना। इनफ्लेक्सिबल टू चेंज, नहीं आप चेंज समझ लो कि मतलब आप बहुत ही प्रॉब्लम से इसमें चेंज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अभी देखा ना कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स के यूज़ केस है कि जहाँ पे मिनिमल चेंज वहीं पे आप यूज़ करोगे वाटरफॉल मॉडल को, ठीक है। नो पैरेललिज्म, मतलब इसमें कोई भी दो फेज एक बार में काम नहीं करेगा साथ में के, सब अपना अपना काम करे, सब पहले एक कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट आएगा फिर नेक्स्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, लेट डिस्कवरी इशू, अभी आपने देखा कि जो इशूज़ है ना वो बाद में जाके पता चलेंगे, जब कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा ना, जब कस्टमर वो सॉफ्टवेयर अपने यूज़र्स को देगा, क्लाइंट्स को देगा, तब जाके वो प्रॉब्लम सामने आएंगी। हाई अमाउंट ऑफ एक्सेल, सोचो ना आपने सोचो ना कि आपको एक घर चाहिए था, आपने सब रिक्वायरमेंट्स दे दिया और जब घर बन गया बीच में तो आप जान नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, इनफ्लेक्सिबल टू चेंजेस है। आपके पास वो घर बन गया, भाई मम्मी ऐसा तो मुझे रूम चाहिए ही नहीं था, अब क्या करोगे? ये हटाओगे, वो हटाओगे, बार बार ठेकेदार को कॉल करो, भाई तुमने ऐसा क्यों बना दिया, इसको तोड़ो, इस तरीके से चेंज करो। जितना भी एफर्ट है ना, सारा का सारा एफर्ट मेंटेनेंस वाले फेजेस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाती है मेंटेनेंस फेजेस की। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक
तो अब हम लोग पढ़ेंगे आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल। इसमें देखो सेम ही है, वाटरफॉल मॉडल ही है ये, लेकिन इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा फीडबैक आ गया, इसलिए इसको आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल कहा जाता है। ठीक है, देखो इसका एडवांटेज क्या है, सेम एडवांटेज है जैसा कि आपने देखा होगा वाटरफॉल मॉडल में, बस इसमें एक चीज़ डाउन हो गया, फीडबैक मैकेनिज्म का। ठीक है, डिसएडवांटेज के में अगर बारे में बात करें तो डिसएडवांटेज अभी भी वही है कि इसमें पैराडिज्म नहीं है, कोई भी दो फेज एक साथ मिलकर काम नहीं करेगा। इनकेस कस्टमर इंस्ट्रक्शन अभी भी कस्टमर का इंस्ट्रक्शन अभी भी नहीं है, कस्टमर को अभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, कस्टमर को तभी मिलेगा सॉफ्टवेयर जब पूरा का पूरा बन जाएगा। नो इंटरमीडिएट डिलीवरी, ऐसा नहीं है कि आप बीच में कस्टमर को डिलीवरी कर दोगे, जब तक आप पूरा का पूरा नहीं बन पाता, जब तक मेंटेनेंस डिप्लॉयमेंट में ही आप जाके वो कस्टमर को आप दे पाओगे। रिजिट मतलब कोई चेंज नहीं, मतलब देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने जैसे एक मिनट आपने यहाँ पे रिजल्ट देख लिया और फीडबैक देख लिया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना, चलो हम लोग इस डायग्राम पे आते हैं। रिजल्ट मतलब क्या हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कह दिए कि मेरा ये सारा डॉक्यूमेंट बन गया और आपने रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, यानी रिजिट कर दिया, यानी आप इसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो फिर आप बोल सकते हो कि फीडबैक यहाँ पे बात कहाँ है, क्या देखो फीडबैक का मसला क्या है ना कि फीडबैक का मसला ये है कि डिज़ाइनिंग वाले फेज में अगर वो रिक्वायरमेंट आती है और वो बोला कि भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है आप इसको ठीक कर लो, तो इसको क्या करेगा, फीडबैक देगा। इसको क्या देगा, फीडबैक देगा, भाई ऐसा है कि आप थोड़ा सा उसमें चेंज कर लो, थोड़ा सा मतलब जो बग्स है जो प्रॉब्लम्स है उसको आप चेंज कर लो ताकि वो बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, उसी तरीके से सिस्टम टेस्टिंग में या जो भी टेस्टिंग वाले फेजेस, कोडिंग वाले फेज को बोल सकते हैं कि भाई बात ऐसी है कि आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि टेस्टिंग में दिक्कत ना हो। तो ये है फीडबैक का मतलब, है ना, काम वैसा ही है, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेनिफिट क्या हो गया, फीडबैक का बेनिफिट हो गया कि एक फेजेस दूसरे फेजेस को फीडबैक दे सकते हैं कि भाई थोड़ा सा तो आप चेंज कर लो कि बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, देखिए अभी भी प्रॉब्लम तो ये है ना, कस्टमर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, कस्टमर को अभी भी सॉफ्टवेयर बाद मिल रहा है। क्या होता है कि बीच में हम लोग उसको प्रोटाइप बता पाते हैं कि भाई थोड़ा सा प्रोटाइप डिज़ाइन बता पाते हैं। तो ये जो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना तब आया तीसरा जो कि प्रोटोटाइप मॉडल। ये थोड़ा सा देखो, सबसे पहले क्या है वाटरफॉल मॉडल, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, फीडबैक नहीं था, फीडबैक आया आइटरेटिव में, लेकिन उसमें अभी भी प्रॉब्लम है, कस्टमर अभी भी इन्वॉल्वमेंट में, कस्टमर लास्ट में ही इन्वॉल्वमेंट कर पा रहा है। तो अब आता है प्रोटोटाइप मॉडल। देखो सबसे पहले कस्टमर आया, कस्टमर से हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर किए और जल्दी से क्विक डिज़ाइन बनाए और उसका प्रोटोटाइप बनाए और प्रोटोटाइप कस्टमर को दिए और कस्टमर उसको इवेल्यूएट किया और एक फाइनल अगर देता है वो ओके कर देता है, अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर देता है तो हम लोग फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे। लेकिन कस्टमर बोला कि इवेल्यूट अगर एक्सेप्ट नहीं है कस्टमर तो फिर उसको रिफाइन करेंगे, फिर एक डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे और फिर कस्टमर को देंगे, फिर ऐसे ये साइकिल चलता ही रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे मान लो कि आप एक बार्बर के पास गए, सैलून में गए और कितना अच्छा, देखो वाटरफॉल मॉडल का अच्छा है। देखो आप किसी सैलून में गए और आपको उसको थोड़ा सा आपको काम था कि आपको ये थोड़ा सा ये करवा रहे थे, पट्टी बनवाने थे, थोड़ा से आपको ये करवा रहे थे। तो वाटरफॉल मॉडल आसान है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े, लेकिन क्या आपको बहुत अच्छी कट करवाने रहते और आपने उसे बता दिया सैलून वाले को, लेकिन जो आपने आँख बंद कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे और लास्ट में देखो भाई ये तूने क्या कर दिया। तो क्या अच्छा होता कि हम एक प्रोटोटाइप यानी हम एक डिज़ाइन बता देता, ये बार्बर सैलून बता देता कि भाई क्या आपको ऐसा चाहिए, कस्टमर ने बोला नहीं, 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 क्या आपको ऐसा चाहिए, कस्टमर ने बोला हाँ 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 मुझे ऐसे ही चाहिए। जब कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर लिया ना तो हम लोग आगे के फेज में जाए। देखो ये क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे दिया इमेज, ये क्या है, ये प्रोटोटाइप है कि जल्दी से डिज़ाइन बना के प्रोटोटाइप बना के कस्टमर को दे दो, है ना, ताकि कस्टमर उसको देख करके हाँ भाई मुझे इस टाइप पे चाहिए। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हुआ कि नहीं हुआ बेनिफिट, बहुत भारी भरकम लॉस से बचे नहीं। क्या पता शादी था और शादी में वाटरफॉल का इस्तेमाल करके अगर आप बाल बनवाते तो यार क्या बात ही होती, फिर आप समझ ही जाओ। तो कितना अच्छा होता ना, डिज़ाइन वाला था। तो हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्टिव में देखो, ये मॉडल वेयर प्रोटोटाइप डमी इज डेवलप फर्स्ट, वही है कि एक डमी आपको दे दिया जाएगा
रिफाइन बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट। वही सिंपल जो मैंने बताया आपको, कस्टमर उसको देखिएगा, कस्टमर को अगर पसंद आ जाता है तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं पसंद आएगा तो वो साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। पर्पस, मेनी कस्टमर आर unsure about the exact functionality they need leading to mismatch between the final software and their expectation। इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं रहता कि भाई चाहिए क्या होता है ना। Approach, it is the iterative process where an early working model of the software is developed and limited functionality, how reliability and undefined होगा यहाँ पे सारी undefined फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द करेंटली अननोन रिक्वायरमेंट। तो यही अप्रोच है कि सबसे पहले हम लोग एक प्रोटोटाइप बनाएंगे और उस प्रोटोटाइप को कस्टमर को दिखाएंगे, और उस प्रोटोटाइप के हिसाब से अगर वो कस्टमर उसको फाइनल कर देता है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस, द प्रोटोटाइप इज डिफाइंड थ्रू यूज़र फीडबैक। यूज़र के फीडबैक से हम लोग उस प्रोटोटाइप को डिफाइन करते रहेंगे, एंड द साइकिल रिपीट अनटिल, साइकिल को रिपीट तब तक चलता रहेगा जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, ठीक है। User feedback, the prototype is shown to the user and based on their feedback it is rebuilt, modified and shown again. This cycle continues until the customer is satisfied। देखो सारे में वही है, यहाँ से लेकर के यहीं तक वही कि हम एक प्रोटोटाइप बनाते रहेंगे और कस्टमर जब तक सेटिस्फाइड नहीं कर पाता तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आफ्टर द इटरेटिव प्रोसेस द फाइनल SRS इज डेवलप। जब हमारा इटरेटिव प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग एक फाइनल SRS डेवलप करेंगे और उस बेसिस पे हम लोग आगे के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। डिज़ाइन क्लैरिटी, प्रोटोटाइप हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड फाइनलाइजिंग द एक्चुअल डिज़ाइन। देखो कितना बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि कई बार हम खुद जाते हैं, हमें खुद नहीं पता रहता कि हमें किस तरीके का माल बनाना है, लेकिन अगर हमें ये प्रोटोटाइप मिल जाता है कि हाँ भाई मुझे इस तरीके का बनाना है तो बेनिफिट होता है कि नहीं होता है, आप खुद सोचो। तो दो टाइप्स के प्रोटोटाइप होते हैं, पहला जो है वो इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप है और दूसरा जो है वो थ्रो अवे प्रोटोटाइप है। तो इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप में आप देख रहे हो, इवोल्यूशनरी आप इंक्रीमेंटल इटरेटिव, आप इससे समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या हुआ। जब प्रोटोटाइप इवॉल्व इनटू द फाइनल प्रोडक्ट थ्रू कंटिन्यूस रिफाइनमेंट, यानी अगर मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊं, कस्टमर को ये पसंद आया, नहीं पसंद आया, थोड़ा सा इसमें चेंज करो फिर दिखाओ, फिर थोड़ा सा इसमें चेंज करो इस तरीके से दिखाओ, फिर थोड़ा सा चेंज करो फिर इस तरीके का दिखाओ। कस्टमर को पसंद आ गया तो ओके, नहीं तो फिर थोड़ा सा उसमें चेंज करो। यानी इसमें चेंज बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन अगर इसमें बात करें थ्रो अवे प्रोटोटाइप में क्या होता है, अगर कस्टमर को पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो हम फिर से एक नया हेयर कट बनाएंगे और वो कस्टमर को दिखाएंगे। देखो हम पहले बना बनाए वाले में से चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर बना बनाया वाले में से थोड़ा सा चेंज करके अगर देंगे तो वो तो इवोल्यूशनरी में आ जाएगा। लेकिन अगर हम फिर से एक नया हेयर कट बना रहे हैं और वो उसको डिज़ाइन दिखा रहे हैं कस्टमर को, तो वो आता है थ्रो अवे प्रोटोटाइप। ये पसंद नहीं आया कस्टमर को, फिर से हम लोग एक नया स्क्रैच, यानी फिर से हम लोग एक नया डिज़ाइन बनाएंगे, वो कस्टमर को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली शॉर्ट आंसर में आ सकता है कभी टाइप ऑफ प्रोटोटाइप को आप डिफाइन करो, ठीक है। एडवांटेज, ईयरली फीडबैक फ्रॉम यूजर। देखो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, कि हमको बहुत पहले ही फीडबैक मिल गया कस्टमर से कि हाँ भाई मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। बेटर स्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, अच्छे तरीके से हम लोग रिक्वायरमेंट को पता कर पाएंगे एक्चुअली में, चलो ठीक है हाँ कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए। डिसएडवांटेज क्या हो गया, एडिशन कॉस्ट एंड टाइम, आपको बार बार प्रोटोटाइप बनाना पड़ रहा है, प्रोटोटाइप दिखाना पड़ रहा है, जब तक कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है तब तक क्या कर रहे हो आप, उसको बार बार रिफाइनमेंट कर रहे हो, टाइम जा रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। यूजुअल डिमांड द एक्चुअल सिस्टम सून आफ्टर सीइंग द ईयरली प्रोटोटाइप। देखो अगर मुझे पसंद आ गया, कोई डिज़ाइन पसंद आ गया तो मैं क्या करूँ, मेरे माइंड सेट क्या हो जाएगा कि यार जल्दी से मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा तो ही होता है, सब तो एक प्रोसेस के हिसाब से ही मिलेगा। तो ये होता है कस्टमर बोलने लगता है कि यार तुमने दिखा तो दिया लेकिन जल्दी दो, मुझे जल्दी दो। यूज़र इंटरेस्ट मे बी लॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर मान लो कि मैंने उसको बहुत सा डिज़ाइन दिखाया और उससे मुताबिक नहीं है, तो क्या हो सकता है कि वो अपना जो वो है क्या बोलते हैं, उसका जो इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट में वो खो सकता है, वो मना कर सकता है, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो, ठीक है। अब आता है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में 4 फेजेस आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। प्लानिंग या डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई डिसॉल्व रिस्क, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट टेस्ट, इवोल्यूशनरी प्लान एंड नेक्स्ट इटरेशन। इस डायग्राम तो आना ही चाहिए अगर स्पाइरल मॉडल अगर आपको बनाना है तो। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट प्रोग्रेस, यहाँ पे रिलीज़ होगा, रिव्यू, ये मेरा चलता रहेगा लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब इन लोग इसको देख लेते हैं क्या होता है। ऑरिजिन डेवलप बाई सर पैरी बोहेम,
In 1986, Focus recognized and addressed project risk factor throughout the software development process. देखो इन्होंने क्या सोचा कि हम जो बाद में आने वाला जितना भी रिस्क है हम उसको पहले ही टैकल क्यों ना कर लें, हम लोग पहले ही उसको क्यों ना डिसाइड कर लें कि हाँ ये रिस्क होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये रिस्क होगा, ये करेंगे, ये रिस्क होगा, ये रिस्क, तो कितना ज़्यादा मेरा कॉस्टिंग बच जाएगा, कितना ज़्यादा हम लोग फेलियर से बच जाएंगे. Structure combine iterative development and systematic risk analysis organized in a special pattern with cycle जिसको लूप कह सकते हैं, representing phases like planning, risk analysis, engineering, evolution. वही चीज़ है कि आप इसमें क्या कर लिए. iterative development में क्या था, iterative development में अगर हम लोग जाएँ, iterative में क्या था, फीडबैक मैकेनिज्म था ना, और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क एनालिसिस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं कि जितने भी रिस्क है उसको हम पहले ही टैकल कर लेंगे. आउटकम इंश्योर कंटिन्यूस रिफाइनमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट मेकिंग इट सूटेबल फॉर कम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट. अगर मेरा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, उसमें अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो अगर हम लोग उस ऐसे प्रोजेक्ट को अगर हम लोग स्पाइरल मॉडल से बनाए तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग का बन सकता है. रैपिडल डायमेंशन रिप्रेजेंट द कम्यूटेटिव कॉस्ट इंकरिंग ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट. ये क्या बताएगा, कम्युलेटिव कॉस्ट बताएगा इनकल ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट. जितना सर्किल चलेगा उससे मुझे पता चलेगा उतना कॉस्ट बढ़ा है, क्योंकि उतना क्या हो रहा है, उतना बार काम बढ़ाया जा रहा है ना. ठीक है. एंगुलर डायमेंशन ये एग्जांपल है, जितना ये सर्कल बढ़ रहा है ना उससे ये पता चलेगा कि कम्युलेटिव कॉस्ट उतना मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. एंगुलर डायमेंशन रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस मेड इन कंप्लीटिंग इस साइकिल. यानी अगर ये यहाँ पे तो मैं क्या बोलूँगा कि ये कंप्लीट हो गया, अब ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो रहा है जी, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना. एंगुलर डायमेंशन स्पाइरल लूप is 360 degree loop around the spiral representing one phase divided into 4 section. यानी ये जो एक स्पाइरल लूप अगर एक कंप्लीट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, 4 फेजेस इसमें बता रहा है ना, तो ये बता रहा है यहाँ पे. अब यहाँ पे एक चीज़ देख लें आप, ये क्या था, ठीक है, एक मिनट. स्पाइरल मॉडल को ना हम लोग मेटा मॉडल भी कहते हैं. क्यों मेटा मॉडल कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल यानी सीक्वेंसली कर रहे हैं ना, पहला इस पर ये फॉलो कर रहे हैं, फिर ये यानी पहले ये कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, ये कर सीक्वेंसली. तो वाटरफॉल मॉडल इसमें आ गया. इटरेटिव फीडबैक भी है, यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम है चलो भाई तुम थोड़ा सा ठीक कर दो, तो इसमें फीडबैक भी आ गया. प्रोटोटाइप भी आ गया, डू टू रिस्क भी मेक, इसे प्रोटोटाइप भी आ गया कि यहाँ पे हम लोग प्रोटोटाइप भी कस्टमर को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं. ठीक है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोग मेटा मॉडल कहते हैं, जो कि स्पाइरल मॉडल को भी हम लोग मेटा मॉडल कहते हैं. एडवांटेज क्या हो गया, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग क्या कर सकें, सही कर सकें. हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड ईयरली एंड फ्रीक्वेंटली फीडबैक ऑफ द कस्टमर. एडिशन फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड टू एट अ लेटर डेट. कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना ज़्यादा बेनिफिट हो गया आप देख रहे हैं स्पाइरल मॉडल में. डिसएडवांटेज अगर हम लोग इसको देखें तो रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़ इन दिस एनालिसिस, इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस बंदे चाहिए जो कि रिस्क को सॉल्व कर सकें. कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्क है तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल साइज प्रोजेक्ट, अगर छोटे प्रोजेक्ट है तो वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए स्पाइरल मॉडल सूटेबल नहीं है. ठीक है, एक बार हम लोग इसको देख लें डायग्राम को. तो सबसे पहला प्लानिंग की है, रिक्वायरमेंट प्लान किए हैं, फिर हम लोग गए आइडेंटिफाइड जितने भी जो प्रोटोटाइप हो गए, जितने भी हम लोग सब डिज़ाइन कर लिए वो सब जितने भी रिस्क है सब यहाँ पे क्या कर लिए, रिजॉल्व कर लिए कि आने वाले टाइम में जितने भी रिस्क होंगे. फिर इंजीनियरिंग फील्ड में गए, आपको पता ही है डिज़ाइन करना है, कोड करना है, इंटीग्रेशन करना है, टेस्ट करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, फिर रिलीज़ कर देना है. अगर फिर इवैल्यूएशन करना है, अगर कस्टमर पसंद किया ठीक, नहीं किया फिर आगे जाओ, फिर आइडेंटिफाई रिस्क करो, फिर डेवलप करो, फिर कस्टमर के पास आएगा, फिर कस्टमर ने बोला नहीं मुझे नहीं पसंद आया या मुझे थोड़ा और चेंज करो, फिर किया. यानी देख रहे हो, एक तो वाटरफॉल मॉडल भी हो गया, फीडबैक भी दे रहे हैं. प्रोटोटाइप है ना, कि प्रोटोटाइप भी हम लोग बना के कस्टमर को दे रहे हैं ना, कि कस्टमर ने प्रोटोटाइप. ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल. ये देखो तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे अब इंक्रीमेंटल प्रोसेस और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल में थे. तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, इसमें अगर एग्जांपल के तौर पर अगर इसे समझते हैं इंक्रीमेंटल, यानी अगर मेरा एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा सॉफ्टवेयर है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, तो देखो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर को भाई बात ऐसा बताओ कि हम बनाने बैठेंगे तो चलो 1 साल 2 साल लग जाएगा फॉर एग्जाम्पल बनाने में, तो उतना टाइम क्यों वेस्ट करना. आप एक काम करो ना, आप अभी जो काम का जो उसमें फंक्शन है उसको बनाओ, कस्टमर को दे दो,
थोड़े टाइम बाद जब एडमिशन हो गया, फॉर एग्जांपल अभी तो एडमिशन टाइम क्या होता है, कस्टमर का डिटेल होता है, मतलब उसको एक्सेस करना। जब सारी क्लासेस स्टार्ट हो गए, उसमें अटेंडेंस वाला ऐड कर दो, फिर दे दो उसको। फिर कुछ दिनों बाद क्या कर दो, आप उसमें टेस्ट वाला फीचर को भी ऐड कर दो, फिर दे दो। देखो कितना बेनिफिट्स हो गया ना। देखो इसमें देखो दो चीज़ें, एक तो वाटरफॉल मॉडल इसमें है। वाटरफॉल मॉडल क्या कि जितने भी प्रोसेस वो स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। देखो हम आगे पढ़ेंगे, कहाँ गया ये, देखो मल्टी वाटरफॉल मॉडल अप्रोच, मल्टीपल बिल्ड्स, है ना। ठीक है, हम लोग इनिशियल वर्जन क्या करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, यूज़र का फीडबैक लेंगे, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, और फिर थोड़ा मल्टीपल बिल्ड्स, वही है ना कि यूज़र ने बोला कि मुझे ये भी डाल दो, ठीक है मल्टीपल बिल्ड्स बनाओ फिर दे दो, फिर यूज़र ने बोला मुझे ये भी डाल दो, फिर मैंने दे दिया। तो बड़े प्रोजेक्ट को स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ देना, है ना, और डिलीवर करना स्टेप बाय स्टेप, इसी को तो बोलते हैं इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इटरेटिव नहीं, अरे मेरे भाई, इंक्रीमेंटल प्रोसेस, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं इसको, ठीक है। तो कहाँ गया, कंबाइन बेनिफिट, तो ये देखो बेनिफिट हुआ ना, इट इज़ द एडवांटेज ऑफ बोथ प्रोटोटाइपिंग। देखो फीडबैक भी हम ले रहे हैं और वाटरफॉल मॉडल का भी इसमें क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, है ना, तो ये बेनिफिट्स हुआ, ठीक है। देखो इसमें एडवांटेज देखो, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव तो हम लोग कर ही रहे हैं, है ना, पहले ये फीचर फिर ये फीचर फिर ये फीचर, है ना, चेंजेस भी कर रहे हैं, टेस्ट भी, डीबग भी आसानी हो गया, मैनेज रिस्क को भी कर रहे हैं, रिस्क को भी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन देखो एक जो इनिशियली रिक्वायरमेंट लॉक, इस चीज़ को जब हम लोग आगे का एक मॉडल पढ़ेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। रिक्वायर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत सब कुछ सही है, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत तगड़े बंदे चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस बंदे जाके इतने बड़े प्रोजेक्ट को सही तरीके से मैनेज कर पाएँ, कब कौन सा प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, किस ड्यूरेशन में, किस टाइम बजट कॉन्सेप्ट में डिलीवर करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो टोटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। Needed a clear and complete definition of the whole system before it can be broken down and built incremental। वही डिफिनेशन है, वही चीज़ है कि आप बड़े प्रोजेक्ट को तभी छोटे प्रोजेक्ट में तब तोड़ पाओगे जब आपको पूरा का पूरा जो डिफिनेशन है क्लियरली पता हो, ठीक है। अब आता है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। देखो इसमें क्या है, सेम है कि आप यूज़र को पहले एक दो, फिर उसके बाद बी दो, फिर उसके बाद सी दो। बट इसमें क्या बेनिफिट है, इस वाले में क्या बेनिफिट है, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल में एक बेनिफिट है। क्या है वो बेनिफिट आपको क्या है कि आप इनिशियली रिक्वायरमेंट को लॉक नहीं करते हो, यानी इसमें क्या आ गया आपका इटरेटिव। देखो इटरेटिव आ गया आपका इसमें, ठीक है। इंक्रीमेंटल तो था ही आपका, ये इंक्रीमेंटल तो था ही, पहले ये दो फिर ये दो फिर ये दो, लेकिन उसके साथ एड ऑन क्या हो गया, इटरेटिव। यानी देखो आप कर तो वही रही हो ना, इंक्रीमेंटल वाला ये है ना, डिज़ाइन थोड़ा सा करो, बिल्ड थोड़ा सा करो, टेस्ट थोड़ा सा करो और फिर डिप्लॉय कर दो। इंक्रीमेंटल तो आपको पता है बहुत अच्छे से, लेकिन जब उसमें आप इटरेटिव दे रहे हो, इटरेटिव मैंने क्या बताया था, फीडबैक पता है ना आपको कि भाई थोड़ा सा फीडबैक तो, यानी देखो प्राइमरी गोल तो पता ही है आपको, ये सब क्या है, मल्टीपल रिफाइनमेंट है, स्टार्ट विद फंक्शन वर्जन, ये सब आपको पता ही है, यूजर फीडबैक टू मेक इम्प्रूवमेंट ईच इटरेशन, ठीक है। देखो मैंने जो बताया था ये इनिशियली रिक्वायरमेंट लॉक, इसमें आप इनिशियली रिक्वायरमेंट को लॉक नहीं करते हो, इसमें आप इनिशियली रिक्वायरमेंट को लॉक नहीं करते हो। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप इसको समझना चाहो तो देखो, जैसे मान लो कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है ना, और उस प्रोजेक्ट को आपने छोटे छोटे हिस्सों में आपने तोड़ दिया, ठीक है, और पहला हिस्सा बनाया, फिर आपने कस्टमर को दे दिया, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद आपने दूसरा पार्ट बनाया, फिर उस कस्टमर को दिया, तो ये तो क्या था, इंक्रीमेंटल मॉडल था ये, ठीक है, आपको इतना पता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, उसमें आपने इनिशियली रिक्वायरमेंट को लॉक कर दिया था, यानी जो प्लान, जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे थे ना बनाने में, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे बनाने में, जिस प्लानिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे थे, आप वही स्ट्रैटेजी वही प्लानिंग सारे में इस्तेमाल करोगे। लेकिन इवोल्यूशनरी में ऐसा नहीं होगा, आप इनिशियली रिक्वायरमेंट को लॉक नहीं कर सकते। कस्टमर ने बोला भाई देखो बात ऐसी है, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, सब पाइथन में यूज कर चुके हैं, तो आप मेरा जो प्रोजेक्ट है ना उसको पाइथन में कन्वर्ट करो। देखो कितनी बड़ी बेनिफिट्स हो गए ना, आपने कस्टमर के फीडबैक लिया कि नहीं लिया, फीडबैक लिया कि आपने इनिशियली रिक्वायरमेंट को लॉक नहीं कर रहे हैं, आप फीडबैक ले रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ ना। तो इसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। देखो डायग्राम,
रफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आइडेंटिफाई द कोड एंड द अदर पार्ट ऑफ द टू द डेवलप इंक्रीमेंटली, सेम चीज़ वही है इंक्रीमेंटल मॉडल का। डेवलप द कोर पार्ट यूजिंग एन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, है ना, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है ना, आपने कोर पार्ट डेवलप किया। कलेक्ट कस्टमर फीडबैक एंड मॉडिफाई रिक्वायरमेंट, कस्टमर के फीडबैक को आपने कलेक्ट किया, रिक्वायरमेंट को मॉडिफाइड किया, है ना। और देखो यहाँ पर डिलीवर टू द नेक्स्ट वर्जन टू द कस्टमर, कस्टमर को नेक्स्ट वर्जन डिलीवर किया, फिर ये चलता रहेगा नेक्स्ट स्टेप पर आप देते रहोगे। डेवलप द नेक्स्ट आइडेंटिफाइड फीचर यूजिंग इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, देखो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है ना, आप क्या किए, आप फिर नेक्स्ट फीचर को ऐड ऑन किए, नेक्स्ट फीचर को ऐड ऑन किए, और ऑल फीचर जब कंप्लीट हो जाता है तब आप क्या करते हो, मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हो। ये तो बेसिक था, लेकिन जो मेन डिफरेंस था कि आप इटरेटिव यानी इंक्रीमेंटल वाटरफॉल मॉडल में आप क्या कर रहे थे कि फेज़ को यानी इनिशियली रिक्वायरमेंट को आप लॉक कर रहे थे, लेकिन इसमें जो है आप इनिशियली रिक्वायरमेंट को लॉक नहीं कर रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है, प्लान स्ट्रैटेजी चेंज हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये पहला वीडियो था मेरा, तो मे भी हो सकता है कि कुछ आप समझ रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सेकेंड चैप्टर में।